नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में बात करने वाले साइंस विज्ञान की बात करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा रहेगा, वो भी आपके एनसीईआरटी बुक पर आधारित प्रश्न रहेगा। नए एग्जाम पैटर्न के आधारित प्रश्न रहेंगे, इसमें पेडागोजी के भी प्रश्न रहेंगे। साइंस के समस्त चैप्टर वाइज से प्रश्न यहाँ पे निचोड़ लेकर आते हैं। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे लिंक आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। तो सभी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। चैनल को विजिट कीजिए, वीडियो ऑप्शन में जाइए। 4 PM में साइंस की क्लास आपकी डेली अपलोड हो जाती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार आवर टीचर्स फैमिली है। तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा होती है। सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को 101% फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित जो ऊर्जा होती है वह हमारी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, क्योंकि किसी वस्तु में उसकी अवस्था या स्थिति के कारण ही कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो घड़ी की सुई में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहला जाएगी। अगला प्रश्न है, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसकी ऊंचाई में फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्योंकि? इसका रीजन क्या है दोस्तों? सिंपल साधारण नॉर्मल सी भाषा में है, इसका रीजन आपको बता देना। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसकी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, इसका रीजन क्या होता है? और इसका रीजन एक ही हो सकता है कि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होगा। कोई भी बड़ी चीज होगी, आप लोग देखते हैं पन्नी अक्सर घरों में लगी होती, कहीं भी अगर कुछ रखा है, ढका है आपने, पन्नी जल्दी क्यों उड़ जाती है? क्योंकि वह ज्यादा क्षेत्रफल ज्यादा है, उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, तो वायु का प्रतिरोध भी ज्यादा होता है। इसी कारण पैराशूट जो है धीरे धीरे आता है और कोई भी पत्थर तेजी से नीचे गिर जाता है। किसी सहतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत किसका सिद्धांत होता है? द्रव्यमान, संवेग, युग्म या आघूर्ण? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, कि किसी सहतीर के संतुलन का कार्यकारी सिद्धांत जिस सिद्धांत का होता है वह सिद्धांत आघूर्ण का कहला जाता है, क्योंकि इसके दोनों किनारों के बल आघूर्ण के बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए, केंद्र की तरफ के तिरछे, केंद्र से परे तिरछे की बात करेंगे, या आगे की ओर बात कर रहे हैं, या पीछे की ओर बात कर रहे हैं? तो साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए, तो केंद्र की तरफ जो है तिरछे झुकना चाहिए। वर्तुल गति में साइकिल चालक को केंद्र की तरफ तिरछा जो है झुकना चाहिए। ये साइंस विज्ञान क्या है? हमारी दैनिक क्रियाएं, हम जो करते हैं वही साइंस है। एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ को गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका एक समान वेग होगा, चाल होगा, संवेग होगा, त्वरण होगा। देखिए, प्रश्न को समझ लीजिएगा। एक कण समय की बराबर है, समय बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ में गिर्द बराबर दूरी तय करता है, तो उसका एक समान चाल होगा। क्योंकि समय बराबर है और गिर्द बराबर भी दूरी तय कर रहा है, तो उसकी क्या है? चाल समान होगी, तभी ये चीजें संभव हो जाएगी। एक छोटी लोहे की गेंद क्षैतिज विद्युत चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखकर छोड़ दी जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक छोटी लोहे की गेंद, वो भी क्षैतिज विद्युत चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखकर छोड़ दी जाती है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? यह दोनों ध्रुवों के मध्य दोलन करने लगेगी। क्यों करने लगेगी? क्योंकि लोहे की जो गेंद है क्षैतिज विद्युत चुंबकीय ध्रुवों के मध्य छोड़कर रखा जाता है, मध्य बीच में रखा जाता है, इसलिए यह दोनों ध्रुवों के मध्य दोलन करने लगेगी। अगला प्रश्न है कि कोई बच्चा किसी शक्तिशाली पटाखे के फटने के 4 सेकंड बाद किसी खड़ी चट्टान के कारण प्रतिध्वनि सुनता है, बच्चे में चट्टान की दूरी होगी। कल भी हमने प्रैक्टिस सेट में इस प्रकार का प्रश्न किया था, आवाज से संबंधित, और आज भी दूसरे प्रकार का कर रहे हैं, लेकिन इससे यह पता चलता है कि इस टॉपिक एक प्रश्न आएगा। देखिए, ध्वनि द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? 344 गुणे 4 बराबर 1376 मीटर।
पुनः ध्वनि द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? बराबर 2 गुणे बालक से चट्टान की दूरी। तो 1376 बराबर 2 गुणे बालक से चट्टान की दूरी। तो बालक की चट्टान की दूरी बराबर 1376/2 अर्थात 688 मीटर। तो 688 मीटर इज द राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आप सभी लोग जानते हैं कि कोई एक मशीन किसी पिंड को t समय तक स्थिर शक्ति से चलाती है तो पिंड द्वारा चली गई दूरी समानुपाती होगी। प्रश्न को समझ लीजिए। एक मशीन किसी पिंड को t समय तक स्थिर शक्ति से चलाती है तो पिंड द्वारा चली गई दूरी जो है किसके समानुपाती हो जाएगी? वह हो जाएगी t⁵ के। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं शक्ति यानी पावर बराबर क्या होता है? W/T, इकाई समय में किया गया कार्य, यानी W बराबर PT हो जाएगा। W बराबर क्या होगा? P×T हो जाएगा। और W को हम किससे नोट करते हैं? F×S बराबर P×T, जहां पे Ma×S बराबर P×T। अर्थात अब समझ गए होंगे कि M×2S/T² बराबर P×T। क्योंकि S की वैल्यू हमारी क्या होती है? हम सभी लोग जानते हैं S बराबर 0 + 1/2AT²। इसलिए S² बराबर PT²/2M इज ग्रेटर देन S² समानुपाते T³। तो S μ T⁵3/2, तो T⁵3/2 हो जाएगा। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि, देखिए विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल जो होता है किस लिए मिलाया जाता है? क्योंकि वह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। पेट्रोल के क्या है? हिमीभवन को जो है रोकता है ग्लाइकोल जो होता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता। क्यों नहीं होता है? अगर पेट्रोल से आग लग जाती है तो जल प्रभावी नहीं होता बुझाने के लिए। इसके रीजन होता है, इसका रीजन इसलिए होता है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय हैं। जल और पेट्रोल को नहीं मिलाया जा सकता। पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है इसलिए जलता है, और जल क्या होगा? निचले बैठ जाएगा। तो पेट्रोल ऊपर आ जाएगा तो ऑलरेडी जल जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अगला है कि भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि, यानी कोई अगर भारी मोटर वाहन है उनको डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है। इसका रीजन है कि इसमें अधिक क्या है? क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है। डीजल तेल में क्या अधिक क्षमता होती है और इससे ईंधन में बचत आ जाती है। रेयान बनाया जाता है किससे? प्लास्टिक, गैसोलीन, पेट्रोलियम, सेलुलोज से बनाया जाता है। तो रेयान जो है किससे बनाया जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो रेयान जो होता है वह सेलुलोज से बनाया जाता है। रेयान को कृत्रिम सिल्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं रेयान को? कृत्रिम सिल्क, ध्यान दीजिएगा, कृत्रिम सिल्क भी कहते हैं रेयान को। अगला है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? बैकेलाइट, सेलुलोज, नाइलोन या पीवीसी? तो सभी लोग जानते हैं प्राकृतिक बहुलक किसको कहा जाता है? प्राकृतिक बहुलक सेलुलोज को कहा जाता है। बहुलक या पॉलीमर जो होते हैं बहुत अधिक अणुमात्रा कार्बनिक यौगिक होता है। ये सरल अणुओं में जिन्हें मोनोमर कहा जाता है वे बहुत ही अधिक इकाइयों में होते हैं और बनते भी हैं। जैसे सेलुलोज, लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबड़, ये प्राकृतिक बहुलक हैं। और जो आपके नाइलेन, बैकेलाइट, पीवीसी दिए गए हैं, ये नाइलोन, ये क्या है? कृत्रिम बहुलक होते हैं। प्राकृतिक बहुलक सेलुलोज है, ठीक है, लेकिन बैकेलाइट, पीवीसी, नाइलोन ये क्या हो जाएंगे? ये कृत्रिम बहुलक हो जाएंगे।
पीबीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो पीबीसी जो होता है यह विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। और पीबीसी का उपयोग किस में किया जाता है? पीवीसी का उपयोग पतली जो चादरें होती हैं, फिल्म होता है, बरसाती सीट जो होती है, कवर आदि बनाने में पीवीसी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो ट्राइटियम जो होता है ये आपके हाइड्रोजन एक रेडियोधर्मी जो समस्थानिक कहलाता है। और ट्राइटियम की खोज किसने की थी? तो ट्राइटियम की खोज 1920 में वाल्टर रसेल ने की थी। किसने की थी? वाल्टर रसेल ने की थी। दोस्तों, अणुचुंबकत्व का निम्न में से उन अणुओं में प्रदर्शित किया जाता है जो अणुचुंबकत्व होते हैं वह किन अणुओं में प्रदर्शित किया जाता है? जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ऐसे अणु जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं अणुचुंबकीय प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है और भी इंटरेस्टेड प्रश्न हो जाता है कि NH3 व BF3 के मध्य क्या होता है? सभी लोग बताइए। तो NH3 में नाइट्रोजन के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जबकि BF3 के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है। ये दोनों अणु क्या होते हैं? उप संयोजक बंध बनाते हैं। कौन सा बंध बनाते हैं? उप सह संयोजक बंध बनाते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से एल्काइन क्या है? तो C2H2 की अगर बात करते हैं, एल्काइन की बात की जाती है। त्रिबंध युक्त हाइड्रोजन होता है जो एल्काइन होता है। त्रिबंध मतलब Hc त्रिबंध बंध CH, जिसे हम एसिटिलीन के नाम से जानते हैं। अगला है टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है। तो टाइफाइड रोग जो होता है वह किससे उत्पन्न होता है? आप सभी लोग जानते हैं टाइफाइड रोग सल्मोनेला टाइफी द्वारा प्रयुक्त होता है, एक जीवाणु द्वारा होता है। टाइफाइड विश्वव्यापी सामान्य रोग है जो संक्रमित व्यक्ति के मल द्वारा दूषित भोजन और जल को ग्रहण करने से संचालित होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ध्यानपूर्वक फीडबैक कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक, आपका कमेंट सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दोस्तों, कवक मूल होता है, जो कवक मूल होता है वह क्या होता है? सभी लोग बताइए, कवक मूल क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, देखिए जो कवक मूल होता है वह कवकों एवं उच्च पादपों का संबंध होता है। कवक मूल क्या होता है? उच्च पादपों की जड़ों के मध्य सहजीवी संबंध होता है। यह प्रायः महीन कवक तंतुओं द्वारा ढकी रहती है और इसके साथ साथ कवक मूल द्वारा भूमि में जल के साथ साथ फास्फोरस, नाइट्रोजन का भी अवशोषण होता है। कवकों एवं उच्च पादपों के संबंध को ही कवक मूल कहा जाता है। एस्कैरिस की देह गुहा होती है आपके साइजोसिलोम में, कूट प्रगुहा में, रुधिर गुहा में या सत्व गुहा में होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं एस्कैरिस की जो देह गुहा होती है वह किस में हो जाती है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाता है कूट प्रगुहा की बात करें। कूट प्रगुहा जो होता है एक असत्य देह गुहा कहलाता है, जो भ्रूणीय ब्लास्टोसील में जो है व्युत्पन्न होता है, जैसे एस्कैरिस। एस्कैरिस को और क्या बोला जाता है? एस्कैरिस को हुई एस्कैरिस की बात करेंगे। तो एस्कैरिस के बाद अगला प्रश्न है कि प्रोटोजोआ जीव अमीबा के संकुचनशील धानी का कार्य होता है। श्वसन, उत्सर्जन, प्रचलन या परासरण नियमन की बात करते हैं। तो ये सिंपल सा प्रश्न हो गया कि प्रोटोजोआ जीव जो होता है वह अमीबा में संकुचनशीलधारी का जो कार्य होता है वह किसका कहला जाता है? वह परासरण नियमन का कहला जाता है।
इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। रुधिर में CO2 का परिवहन मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? जो रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है वह इनमें से प्रमुख रूप से किस में होता है? तो वह आपके बाइकार्बोनेट में होता है। 3 अवस्थाओं में होता है, एक घुलित अवस्था में होता है, दूसरा बाइकार्बोनेट के रूप में होता है और तीसरा कार्बिनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। 3 अवस्था में होता है। तो पर ये मुख्यतः की बात करेंगे तो बाइकार्बोनेट की बात की जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें ऊतक विभेदन पाया जाता है? ब्रायोफाइटा में, कवक में, सभी शैवालों में या विषाणु में पाया जाता है? इनमें से जो ऊतक विभेदन पाया जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं जब भी ऊतक विभेदन की बात की जाती है तो एक ही नाम आता है और वह नाम आता है ब्रायोफाइटा। कवक और विषाणु में ऊतक विभेदन अनुपस्थित होता है। ब्रायोफाइटा में ऊतक विभेदन शैवालों की अपेक्षा सुविकसित होता है और उच्च वर्गीय शैवालों में हालांकि ऊतक जो है विभेदन पाया जाता है। तो ब्रायोफाइटा में बात करेंगे। अगला है, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? चार्ल्स न्यूटन के शीतलन, ऊष्मा विनिमय, ऊर्जा के संरक्षण। सभी कमेंट कीजिए। ताप गतिकी का प्रथम जो नियम होता है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को कमेंट करना है, फीडबैक करना है। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित हो जाता है? तो यह ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित हो जाता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों, काले वस्तुओं के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? ये कल भी हमने इस प्रकार के एक प्रश्न अवश्य किया था, शीतल और काले और सफेद वस्तुओं के बारे में। बुरे और एब्जर्वेशन, बैड एब्जर्वेशन या बुरे अवशोषक की बात करते हैं। तो काले वस्तुओं के मुकाबले जो श्वेत वस्त्र जो शीतल का कार्य किस लिए करते हैं, इसका रीजन है, और इसका रीजन है कि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। अगला जो प्रश्न है कि प्लांक नियतांक की यूनिट क्या होती है? प्लांक नियतांक की इकाई क्या होती है? सभी बताइएगा। प्लांक नियतांक की यूनिट जो हो जाती है वह JS कहला जाती है। और प्लांक नियतांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है? H से प्रदर्शित किया जाता है। अगला, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो एक श्वेत और जो चिकनी सतह होती है वह प्रायः दोस्तों ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। श्वेत और चिकनी क्या होगी? ताप की खराब अवशोषक होगी, यानी कि ताप को कम अवशोषण करता है, लेकिन परावर्तक अच्छा होता है। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। तो अभिक्रिया ऊष्मा जो होती है वह अभिक्रिया के ताप पर निर्भर करती है, अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति पर निर्भर करती है, चाहे अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई हो या अस्थिर आयतन पर। लेकिन अभिक्रिया ऊष्मा जो है उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है उस पर निर्भर नहीं करती। तो क्वेश्चन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव होता है? परासरण, श्यानता, असंजन या पृष्ठीय तनाव के। तो दो धातुओं का जो सोल्डरन होता है किसके गुण के कारण संभव हो पाता है? और वह कहला जाता है दोस्तों असंजन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में पानी को विस्थापित कर देता है, घनत्व के रूप में, विशिष्ट गुरुत्व के रूप में, आयतन के रूप में या द्रव्यमान के रूप में। तो जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में पानी को विस्थापित कर देता है, वह रीजन है आयतन। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान आयतन में पानी को क्या है, विस्थापित कर देता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्यार पूर्वक, प्रेम पूर्वक कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा कि पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था? सभी कमेंट कीजिए, पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया? तो पदार्थ का परमाणु डाल्टन ने प्रतिपादित किया था।
इनके अनुसार पदार्थ जो होता है अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। अगला, कौन से दो आधारभूत बल को न्यूट्रॉनों के बीच जो है आकर्षक बल उपलब्ध करा सकते हैं? गुरुत्वीय और स्थिर वैद्युत, कुछ अन्य बल, गुरुत्वीय और नाभिकीय, स्थिर वैद्युत और नाभिकीय। तो आप सभी लोग जानते हैं वे दो आधारभूत बल जिनको न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक बल उपलब्ध करा सकते हैं वह हमारी कहला जाती गुरुत्वीय और नाभिकीय की बात करते हैं, गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल। अगला प्रश्न है, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली या समुदाय की ऊर्जा क्या होती है? वर्धित, घटती है, वैसी रहेगी या घटती बढ़ती दोनों है? तो जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली जो समुदाय की ऊर्जा होती है वह आपकी घट जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, बहुत ही प्यारा पूर्वक प्रश्न है कि परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक या पी ब्लॉक से? ठीक है, सभी लोग बताइएगा। सारणी से अवश्य प्रश्न आएगा, ध्यान दीजिएगा। परमाणु तत्व संख्या 29 जो है किससे संबंधित हो जाती है? तो ये दोस्तों डी ब्लॉक से संबंधित हो जाती है। आपबाउ के नियम की सहायता से लगभग सभी तत्वों के सही इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाए जा सकते हैं। इस ऊर्जा का जो बढ़ता क्रम होता है वह होता पहले एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में बांटा गया है। और कॉपर और का परमाणु क्रमांक 29 होता है जो डी ब्लॉक में रखा गया है। क्रोमियम का भी परमाणु क्रमांक 24 होता है जो डी ब्लॉक में रखा गया है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुण इनमें से कौन तय करता है? प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या या ये सभी करते हैं? तो किसी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है वह जो तय करता है वह कौन तय करता है? सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या पर तय किए जाते हैं। अगला, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल जो है परमाणु भार के बराबर हो जाता है। क्या होता है? किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का जो गुणनफल होता है उसके परमाणु भार के जो है बराबर हो जाता है। अगला है, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो आणविक कक्षा का जो अभिविन्यास होता है वह दोस्तों आपके चुंबकीय क्वांटम संख्या से संबंधित हो जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? कार्बन, आयरन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? तो आप सभी लोग जानते हैं मानव शरीर में जो है प्रचुर मात्रा में जो तत्व हो जाता है कहला जाता है वह आपका कहला जाता है ऑक्सीजन। ये कल हम शायद प्रश्न कर चुके हैं। अगला जो प्रश्न है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं? तो खट्टे स्वाद के लिए वे दोस्तों जिह्वा जो है के पार्श्व भाग में होती है। अगला है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग किसका होता है? तो आहार में लवण का जो मुख्य उपयोग हो जाता है वह भोजन को स्वादिष्ट बनाने में हो जाता है। अगला है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि? तो पशु प्रोटीन जो होता है वह प्रथम श्रेणी का प्रोटीन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। अगला प्रश्न है, गहरे तले एवं खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता मात्रा में क्या होता है? गहरे तले और जो खाद्य पदार्थ होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में वसा होती है। खाद्य तेलों में उपरस जो ट्रांस फैट होता है वही कैंसर का कारक बनता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास या वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है? और वह कहला जाता है प्रोटीन इज द राइट आंसर। दोस्तों, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो आप सभी लोग जानते हैं लाल चने में डायस्टेज की बात करेंगे। लाल चने को अरहर की दाल भी बोला जाता है।
विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति सचेत होकर क्रमानुसार कार्य करने लगता है। यह विचार जो प्रतिपादित किया है, किसने प्रतिपादित किया है? तो दोस्तों यह आर्मस्ट्रांग ने प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है, अन्वेषण प्रणाली का प्रमुख दोष क्या होता है? अन्वेषण प्रणाली का प्रमुख दोष है कि व्यवहारिक रूप से यह अत्यंत खर्चीली विधि कहलाती है। अगला है, विद्यालय ज्ञान पर बालक दैनिक जीवन में विज्ञान संबंधी सिद्धांत का प्रयोग अपनी रुचि और योग्यता बढ़ाने हेतु किस माध्यम से कर सकता है? विद्यालय ज्ञान पर बालक जो है दैनिक जीवन में विज्ञान संबंधी सिद्धांत का प्रयोग अपनी रुचि और योग्यता बढ़ाने हेतु किस माध्यम से कर सकता है? तो वह दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं विज्ञान क्लबों के द्वारा माध्यम से कर सकता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए या क्या उद्देश्य होता है? तो विज्ञान के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य अनुशासनात्मक उद्देश्य होता है, सांस्कृतिक मूल्यांकन होता है, सामाजिक उद्देश्य होता है, अर्थात ये सभी होता है। इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, बालकों में हुए परिवर्तन को जानने के लिए किस विधि का प्रयोग उपयुक्त होता है? तो बालकों में हुए परिवर्तन को जानना है तो किस विधि का इसमें प्रयोग किया जाता है? तो लिखित भी, मौखिक भी और प्रायोगिक भी, इन सभी विधियों का प्रयोग किया जाता है, तभी बालक में परिवर्तन को हम समझ पाते हैं। अगला प्रश्न है साइंस पेडागोजी का, विज्ञान शिक्षण में कक्षा को योजनाबद्ध तरीके से ज्ञान देने हेतु यह आवश्यक है कि इकाई को बांटना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान शिक्षण में कक्षा को योजनाबद्ध तरीके से ज्ञान देने हेतु यह आवश्यक हो जाता है कि इकाई को बांटना चाहिए, उप विषयों में बांटना चाहिए, सिद्धांतों में, संबंधों में या पदों में बांटना चाहिए। और यह प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया जा रहा है। तो साथ ही साथ ये 50 प्रश्नों में आपने कितने स्कोर प्राप्त किया आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य करना है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, संभावित प्रश्न है। डेली आपके 4 PM में क्लास होती है। आप नहीं विजिट कर पाते हैं तो चैनल को विजिट कीजिए, वीडियो ऑप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाइए, सारे कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रहा है। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।